नमस्कार, मैं हूं मुस्कान कृषि जागरण के साथ और आज हम आप पहुंचे हैं मिलेनियल फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 में, विच इज होस्टेड बाय कृषि जागरण, को-होस्टेड बाय ICAR एंड स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा ट्रैक्टर्स। तो आज हम जुड़ चुके हैं ZX के कर्मचारी के साथ, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ZX के बारे में। थोड़ा अपना नाम बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। धन्यवाद मुस्कान जी, जो आपने हमारे स्टॉल विज़िट किया। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत गौतम है और मैं ज़ाइडेक्स में एग्रो डिवीज़न में कार्यरत हूँ और अभी डिप्टी मैनेजर के पद पर पंजाब हरियाणा में सेवाएं दे रहा हूँ। थोड़ा सा हमें कंपनी के बारे में बताइए और उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताइए। जी, मुस्कान जी, ज़ाइडेक्स जो है वो मूलभूत 1997 में बनी एक कंपनी है जो 5 वर्टिकल्स में काम करती है। टेक्सटाइल से हमने शुरुआत की थी। टेक्सटाइल्स, रोड्स, वाटरप्रूफिंग पेंट्स और एग्रीकल्चर जो है, इसके 5 वर्टिकल हैं। आप कह लीजिए 5 स्तंभ हैं। बेसिकली ज़ाइडेक्स जिस ध्येय के साथ आई है मार्केट में, जिस ध्येय के साथ काम करती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पे हम काम करते हैं और हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मूलतः जैसे कि अभी आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम वार्तालाप करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा डिस्कशन रहेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे बायो बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं। जैसे हमारी एक बेस टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ज़ाइटोनिक। अब आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो ऑर्गेनिक में काम कर रही हैं, ऑर्गेनिक्स में डील कर रही हैं या बायो फार्मिंग पे काम करवा रही हैं। तो ज़ाइडेक्स जो है, हमारी बेसिक टेक्नोलॉजी जो है ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी, वो हमें बाकी और कंपनियों से अलग बनाती है। अब यहाँ से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज़ाइडेक्स और ज़ाइटोनिक है क्या बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ाइटोनिक जो है हमारी रजिस्टर्ड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। जो ज़ाइटोनिक का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो स्टार्च बेस्ड पॉलीमर से बनी हुई है। स्टार्च जो है वो आपका नेचुरल चीज़ों से मिलकर लिया जाता है और उसको नैनो इनकैप्सुलेट, मीन्स छोटे सूक्ष्म जो कैप्सूल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरीके का नैनो इनकैप्सुलेट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके अंदर वो जीवाश्म, जिसको आप बायोम कह लीजिए या आप जीवाणु कह लीजिए या आप वून कह लीजिए, उसके अंदर हम उस जीवाणु को जीवाणु प्रदत्त नैनो इनकैप्सुलेशन के अंदर डालते हैं, जो कि आपका खेत में जाकर एक सामान्य स्थिति में पौधे को बेहतर विकास के लिए और बेहतर अंकुरण के लिए काम करता है। इसी श्रेणी में जैसे आप किसी भी पौधे की अगर आप ग्रोथ को देखें तो वो 4 स्तर पर निर्धारित होती है। पहला होता है भूमि की जुताई और तैयारी, दूसरा होता है उसमें अंकुरण अंकुरण और उस भूमि का बीज का फुटाव, तीसरा होता है वेजिटेटिव या वनस्पतिक ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं वनस्पतिक ग्रोथ, और इसी श्रम में आगे चलता है जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें आपका फल फूल की संख्या हम निर्धारित करते हैं। और इसके बाद अंतिम जो 5वें चरण की स्टेज आती है, वो आती है आपकी किसी भी प्रोड्यूस, मतलब फसल का जितना भी आपका उत्पादन हुआ है उसकी क्वालिटी पे, और उस क्वालिटी पे क्या विपरीत अजैविक और जैविक तनावों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अभी आप फसल के 3 चरणों के बारे में हम बात कर रहे थे। पहला होता है अंकुरण, दूसरा वनस्पतिक ग्रोथ और तीसरा उसकी रिप्रोडक्टिव, मीन्स फल और फूल की बनने की अवस्था। तो इन तीनों ही श्रेणियों में अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन आपको क्रॉप को देना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनिक क्रॉप की बात करें या बायो फार्मिंग की बात करें, तो जो उसके लिए मूलभूत आवश्यकता है वो है बेहतर ढंग की आपकी गोबर खाद या बेहतर ढंग की आपकी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जिसको आप बोलते हैं, जो फसल के अवशेष से बनती है। तो वो खाद जो आपको लेनी है, उस तरीके की खाद के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है ज़ाइटोनिक गोधन। वो क्या है, आपका फसल अवशेष और आपका जो गोबर खाद होती है उसको आप एक भूमि की सतह पर फैलाइए, गोधन का घोल बनाकर आप उस तैयार किए हुए आप ढेर पे डालिए और उसमें एक उपयुक्त मात्रा में नमी बना के रखिए। तो आप देखेंगे कि 40 से 45 दिन की अवस्था में वो बहुत ही भुरभुरी ह्यूमिक की खाद आपको तैयार मिलेगी। उसके साथ आपको ज़ाइटोनिक एम, NPK और जिंक का सम्मिश्रण जो है वो मिलाकर आपको उस खाद के साथ, जब आप बेसल एप्लीकेशन, जब खेत खोलने की तैयारी करते हैं, उसमें जब आप डालते हो तो वो आपका जमाव में भी आपको एक बेहतर परिणाम देगा। साथ ही साथ आपका जो खेत है उसमें आपका अंकुरण के साथ आपका वेजिटेटिव पोर्शन में, मीन्स वनस्पतिक ग्रोथ में भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरी अवस्था जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ आती है, उस समय आपको
इसी गोबर खाद के साथ मिलाकर एनपीके और जिंक का सम्मिश्रण देना है। तीसरी अवस्था जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, उस स्टेज पे आपको ज़ाइटोनिक पोटाश का इस्तेमाल करना है और किसी भी प्रकार का अजैविक तनाव या कीड़ों का जो आपका तनाव रहता है, उस स्थिति में आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। हमारा एक प्रोडक्ट आता है ज़ाइटोनिक एक्टिव के नाम से, वो किसी भी दवाई को आपकी एफिकेसी बूस्ट करता है, क्रॉप फाइटोटॉक्सिसिटी को कम करता है। क्रॉप फाइटोटॉक्सिसिटी से मेरा मतलब है जो आप दवाइयाँ आप अपने खेत पे स्प्रे करते हो, उसके बाद दवाइयाँ एक झटका देती हैं और उसकी वजह से पीलापन क्रॉप में जनरली देखने को मिलता है। तो उस तरह के तनाव को भी वो रोकता है और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा तो पौधन में भोजन व्यवस्था सुचारू होगी और उसका जो व्यक्तिगत ढांचा है, वेजिटेटिव ग्रोथ है और आपकी फल फूल बनने की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जी मुस्कान जी, ये आपका जनरल प्रैक्टिस में हमारा रहता है। बाकी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, रासायनिक खादों का जितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन की सतह जो है वो आपकी कठोर होती जा रही है। वो कठोर इसलिए हो रही है कि जितनी भी आपकी रासायनिक खादें हैं, उनके साथ जो कैरियर मटेरियल आता है, वो हार्ड रॉक होगा, बेंटोनाइट होगा, तो वो क्या करता है, मिट्टी की संरचना को जाके बदलता है और उस मिट्टी की संरचना को जब वो बदलता है तो ज़मीन कठोर हो जाती है और उसमें कहीं न कहीं ऑक्सीजन का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अब ज़ाइटोनिक की, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, वो स्टार्च बेस्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो मिट्टी के कणों में जाकर एक स्पेस क्रिएट करता है, हवा का बहाव, ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो आपकी पानी रोकने की क्षमता है, मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता है, उसको बेहतर करेगा। तो किसी भी अवस्था में पौधे का जो न्यूट्रिएंट है, वो वाटर साइकिल से होते हुए ही पौधे को प्राप्त होगा। उस श्रेणी के लिए क्या है, आपका उपयुक्त मात्रा में नमी जो है, वो बनी रहनी चाहिए। जब वो उपयुक्त मात्रा में नमी बनी रहती है, तो जितने भी पोषक तत्व हैं, उनका संग्रहण जो है, पौधा बेहतर ढंग से कर पाता है। तो इस प्रकार से आप पूरी कंप्लीट क्रॉप साइकिल को एक ऑर्गेनिक साइकिल के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। उसके लिए हर फसल के लिए आपका डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिएंट की, उसी के हिसाब से आप उसको मैकेनाइज कर सकते हैं और उसी के आधार पर हम आपको डिफरेंट क्रॉप के आधार पर डिफरेंट डोजेस का पैरामीटर हम सेट करते हैं और ताकि आप बेहतर फसल अपने प्रोड्यूस की ले सको। और सर, आपको क्या लगता है कि आजकल फार्मर्स जो हैं वो कोई छोटी-छोटी ऐसी गलतियाँ करते हैं क्या, मतलब अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, जो उनको लॉन्ग रन में काफ़ी महँगा पड़ सकता है और उनको नुकसान पहुँचा सकता है उनके खेतों में, उनकी फसलों में? जी, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है आपने पूछा है। देखिए, आजकल का जो वैश्विक स्तर पे अगर हम खेती की बात करें, तो जनरली क्या है कि केमिकल इनपुट्स जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप जैसे डीएपी की बात कर लीजिए, एसएसपी की बात कर लीजिए या कोई भी केमिकल इनपुट्स की बात कर लीजिए, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके बढ़ने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, एक तो आपकी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आ रही है। दूसरा क्या है, आपने भूमिगत ढांचे को जो है वो बदलाव कर दिया है। तीसरा क्या है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो किस समय पे किस क्रॉप को क्या पोषक तत्व चाहिए, हम उसको मैकेनाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली अवस्था है कि अगर आपके ज़मीन में पोषक तत्वों की संख्या निर्धारित होगी, वो बेहतर ढंग से होगी, तो आपका पौधा उसे ईज़िली अपटेक कर पाएगा। तो उस श्रेणी में क्या है, जैसे मैंने आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, जिस कैरियर मटेरियल के साथ वो आते हैं, तो उस कैरियर मटेरियल की वजह से क्या होता है कि ज़मीन का ठोसपन रहता है और संरचनाएँ जो है वो बदल जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाता। जो फीडर रूट्स हैं आपकी, रेशे वाली जड़ें जो होती हैं, वो उनका विकास नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिएंट उस प्रकार से अपटेक नहीं हो पाता। अब धीरे-धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को जैसे ये केमिकल इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा देते जा रहे हैं, उससे हमारी ज़मीन की संरचनाएँ बदलती जा रही हैं। और जो आप सैलिनिटी की कंडीशन, जो सोरे की कंडीशन आप कहते हैं, तो उस सोरे की कंडीशन में निरंतर जो है बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो वो कहीं न कहीं डिपॉज़िट जो है उसमें ऑर्गेनिक बेस नहीं रह रहा है और आपका जो एनारोबिक कंडीशन है वो ज़्यादा बन रही हैं। ऑक्सीजन लेने वाले जीव जब ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो कहीं न कहीं एक समन्वय में पौधे की ग्रोथ पे भी काम करेंगे। तो पहला, इसका चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार की खाद का आपने उपयोग करना है। और दूसरा, जिस प्रकार की खाद का आप उपयोग करें, वो आपकी मिट्टी के लिए एक पोटेंशियल लेके आए, मिट्टी के आपका समन्वय बनाए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए।
इसीलिए आपका जिस प्रकार के ऑर्गेनिक इनपुट हैं उसको आपको एक कंसिडरेशन में लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि ऑर्गेनिक के नाम पे आज की डेट में इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं कि फार्मर के पास एक मन में संशय रहता है हमेशा कि वो किस प्रकार से किस प्रोडक्ट का चयन करें। क्योंकि उनकी क्वालिटी पे भी आपका एक संशय रहता है। तो मैं ज़ाइडक्स के बारे में आपको बताऊँ, ज़ाइडक्स के जितने भी उत्पाद हैं वो एफसीओ अप्रूव्ड हैं और जितने भी उत्पाद हैं वो ऑर्गेनिकली भी सर्टिफाइड हैं हमारे। तो दूसरा क्या है कि आपका जो मिट्टी की जो बेस टेक्नोलॉजी है वो मिट्टी के सुधार में भी काम करती है। देखिए, इससे आप सीधे समझिए कि पौधे ने पोषक तत्व जो है मिट्टी से ही लेने हैं। और वो मिट्टी से पोषक तत्व जब लेगा, जब मिट्टी उस कंडीशन में रहेगी उस पोषक तत्व को संग्रहण करने की शक्ति में, तो उसके लिए क्या है, एरोबिक कंडीशन भी चाहिए, आपके ऑक्सीजनेटेड कंडीशन चाहिए, मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, उसमें आपका जड़ तंत्र का विकास बेहतर ढंग से होना चाहिए। तो उस प्रकार की श्रेणी को जब आप बनाओगे तो आपको इसका बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। और सर, आपका अभी तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने लार्ज स्केल पे कुछ इवेंट हो रहा है? जी, अभी तक जैसे ये क्या है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है बेसिकली, और कृषि जागरण की टीम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि एक प्लेटफ़ॉर्म जब आप इस तरीके का प्रोवाइड करते हो, तो डिफरेंट फार्मर जब अलग-अलग पूरे नेशन से अलग-अलग जगह से आते हैं, तो वो समझते हैं और वो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, किस और भविष्य में आधुनिकीकरण के साथ-साथ किस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, वो ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को जब वो अडॉप्ट करता है, तो निरंतर आपके प्रयास से और हमारे प्रयास से जब साझा प्रयास होता है, तो फार्मर को उसका फ़ायदा होता है, इनको इकोनॉमिक कॉस्ट में भी उसको उसका बेहतर फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जब तैयार होता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे जितने भी लोकली लाइवलीहुड्स हैं, जिसको एंड यूज़र जो कंज़्यूमर है, जो हम इंसान हैं जिसको कंज़्यूम करेंगे, तो हम कहीं न कहीं हेल्थी जब फूड खाएँगे, तो हेल्दी नेशन का निर्माण हम करेंगे। तो वो एक बहुत ही बेहतर है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।